मित्रों, निमाड़ी की जो अध्ययनशाला है 1 नवंबर से हमने प्रारंभ नवंबर माह के 5 रविवार इसमें हमने समाहित किए थे। इसमें हम 5 पाठ अध्ययन में आए हैं। 4 पाठों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज 5वें पाठ की बारी है। इन 4 पाठों में हमने निमाड़ी की वर्णमाला, सर्वनाम, कारक, विभक्ति और प्रत्यय पर विचार किया 1 तारीख को। दूसरे पाठ में हमने विलंबित एक वचन, बहुवचन और हकार के लोप पर चौरे जी ने प्रकाश डाला। पाठ 3 में अनुस्वार और अनुनासिक के अंतर पर विमर्श हुआ, जो कि बहुत ही उपयोगी है हमारे नए साथियों के लिए जो अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर नहीं जानते थे, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। पाठ 4 में निमाड़ी भाषा में शब्दों की रूप रचना, प्रकृति एवं प्रयोग ये विमर्श के विषय रहे। और आज चौरे साहब निमाड़ी भाषा की मानकता, एकरूपता में नवाचार की जानकारी पर अपनी बात रखेंगे। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि एक अच्छे काम की शुरुआत चौरे जी ने की है और इसका समापन आज एक निमित्त है। भविष्य में भी जब भी हमें आवश्यकता होगी उस पर और आगे भी विचार विमर्श होता रहेगा। तो मैं चौरे साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ आज की अध्ययनशाला को आरंभ करने के लिए। सबका नमस्कार करूं। हमारे अध्ययनशाला को आज 5वां और अंतिम पाठ है। अभी तक आप सुनी रहा अनुज जी से जो चीज ने हमने सम्मिलित करी। आज जो कुछ छोटी बहुत छूटी हुई चीज ने चाहिए वो रखी और कुछ मुख्य बिंदु पर प्रकाश डाले। अभी तक थोड़ा अरुच है आज जो मानकता और एकरूपता की बात है। तो हमने आज तक जितना भी ये अध्ययनशाला के माध्यम से जो चर्चाएं करी और बात की, जो आदान प्रदान किया हमारी भाषा के ज्ञान को, वो सब मानकता के आधार पर ही था। पहले जैसा कि आप जानते हैं काफी लंबे समय से 40 से ज्यादा वर्षों का शोध और सर्वे के बाद में हमने पहले इसकी मानकता निर्धारित की। मानकता निर्धारित करने को भी 8-10 साल हो गए। कोई भी भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसका जो केंद्रीय क्षेत्र होता है, कोई भी क्षेत्र का केंद्रीय हिस्सा जो होता है, वहां पर बोली जाने वाली भाषा को मानक भाषा के रूप में मानते हैं। वहां से ही मानकता निकलती है और उसके आसपास के क्षेत्र जो कि दूसरी भाषा भाषी क्षेत्रों से घिरे रहते हैं, वहां पर वो अन्य भाषाओं का प्रभाव होता है, तो उसमें थोड़ी क्षेत्रीयता आती है। तो पहले समग्र निमाड़ी का हमको अध्ययन करना था, इसलिए पहले केंद्रीय निमाड़ी यानी मानक रूप का निर्धारण किया, उसको आधार बना करके फिर उसके क्षेत्रीय रूपों का अध्ययन किया। उसमें हमारी पश्चिमी और भुवाणी और पूर्वी और वनवासी प्रभावित निमाड़ी, इन सब का अध्ययन सम्यक रूप से हो गया और उसकी एक रूपता लाने के लिए ही प्रयत्न किया। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी हमने इस तरह से काम किया। मानकता हुई, उसके बाद एक रूपता हुई। अब वो एक रूपता और मानकता की बार बार हम बातें क्यों कर रहे हैं, उसका कारण आप सब समझते हैं कि जब तक एक रूपता नहीं होगी किसी भी भाषा में, तब तक आप उस भाषा को विकसित नहीं मान सकते। नहीं तो टुकड़े टुकड़े में ही रहेगी और वो बोली के रूप में ही रहेगी। आज विश्व में भाषाओं के ऊपर बहुत काम हो रहा है और मानकता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकता बनाई जा रही भाषाओं की। आज उसकी भी हम सत्र के आखिरी में उसकी चर्चा भी करेंगे आखिरी आधे घंटे में। तो ये बहुत जरूरी है, विश्व में बहुत काम हो रहा है इस पर, तो हम कहीं पीछे न रह जाए सोच करके हमने भी उसका काम शुरू कर दिया था। मानकता हो गई, एक रूपता भी हो गई। अब जब दोनों चीज हो गई तो अब उसके ऊपर एक नवाचार, मतलब अब जब हम एक चीज को स्थिर कर लेंगे तो फिर उसके ऊपर विकास को देखेंगे। उसका कोई भी चीज तभी तक जीवित रहती जब तक उसका विकास होता है, जो प्राणी हो, चाहे वो फूल पत्ते हो या कोई भी वस्तु हो, अगर वो विकसित हो रही है तो समझो वो जीवित है, उसमें चेतना है। तो भाषा कैसे चैतन्य रहती है, कैसे जीवंत रहती है, उसके 2-3 आयाम हैं। उसको हम जब शुरू करेंगे अपना अध्ययन तो उसमें उसके बिंदुओं पर भी बात करेंगे। इन सबको लेने के बाद में आज हम
एकाक्षरी शब्दों के ऊपर बात करेंगे। निमाड़ी में बहुत ही समृद्ध एकाक्षरी शब्द है और उसी में कुछ नवाचार की बात भी हमने सोची है अभी। कुछ सहायक क्रिया जो विलक्षण है उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद में विशिष्ट वर्ण अड़ जो है, अड़ की ध्वनि, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों की भी बात करेंगे। तो ये सब लेकर के हमारी अध्ययनशाला का हम ये यहाँ से चालू करते हैं। ये हमारा पहला अध्याय है आज के पाठ का। और इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये पीडीएफ फाइल इन्होंने बना दी है ललित भाई ने। तो आज के पाठ 29 नवंबर 5 पाठ और लोक भाषा में मानकता एक रूपता, ये तो हमने अभी बात कर ही ली। निमाड़ी के एकाक्षरी शब्द है, अगर नहीं दिख रहा हो तो इससे बड़े नीचे अगर हो तो बता देना मेरे को बीच में। एकाक्षरी शब्दों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो विकसित भाषा की जो मैं बात कर रहा था कि भाषा, विकासशील भाषा के लिए आवश्यक चीजें कुछ है जो हम सबके लिए जरूरी है जानना। कोई भाषा विकासशील कैसे रह सकती है? 3 बातें जरूरी है। तो भाषा की मानकता, एकरूपता और नवाचार। ये भाषा में ये सब चीजें जरूरी है कि उसकी मानकता रहती है। भाषा के जानकारों का, भाषाविदों का और भाषा के वैज्ञानिकों का है। ये काम उनके अध्ययन का क्षेत्र है। ये उनको वो चाहते हैं कि वो जीवित रहे। तो और आप से आशीर्वाद से ये काम मैंने हाथ में लिया है और ये मैं काम सुचारू रूप से कर रहा हूँ। दूसरा, उसकी शर्त है कि भाषा चुस्त दुरुस्त सावट हो भाषा में और उसमें शुद्धता हो। तो चुस्त दुरुस्त रचनाकारिता का जो दायित्व है वो लेखकों और संपादक सबका दायित्व है। ये करेंगे तो भाषा हमारी विकसित होती रहेगी। और तीसरा, उसकी शर्त यह है भाषा को विकसित जीवित रहने के लिए लगाव भी चाहिए। अब ये लगाव उस भाषा को का दायित्व बनता है। जो भी भाषा भाषी लोग हैं, भले ही वो उसमें न लिखते हो, ये जरूरी नहीं है हर व्यक्ति लिखे तो पढ़े, लेकिन भाषा से लगाव होना बहुत बड़ी बात है। समय हो, आवश्यकता हो, अवसर हो तो आता है तो लोग बोलते कसो खापो बोली रोज। वो डर के मारे बेचारा इतना लज्जित हो जाता है कि अपनी भाषा को बोलता ही नहीं। वो गलत सलत हिंदी अंग्रेजी बोल लेता है। लगाव हो, अगर ये रहेगा तो भाषा जीवित रहेगी, विकासशील बनी रहेगी और वो हम भाषा अच्छी। और जितनी भी भाषाएं हैं वो देश को जोड़ने के लिए ठीक है, लेकिन संस्कार और संस्कृति जो है वो धीरे धीरे मिटती जा रही है, जैसे नहीं होती है। अब हम शुरू हो जाते हैं। हमारी निमाड़ी के एक अक्षरी शब्द है। एक अक्षरी शब्द आप सभी वो एक अक्षरी शब्द माँ से ही शुरू करता है और माँ बोल करके माँ की गोद में बैठ के मातृभाषा सीखता है। निमाड़ी में 50 एकाक्षरी शब्द हैं, जहां इन शब्दों में समासिकता तो रहती है। इनमें इसको हम आगे जैसे जैसे देखेंगे उदाहरणों में हमें जल्दी समझ में आएगी। यहाँ मैंने उदाहरण अधिक मात्रा में दिए हैं ताकि हम उसको थोड़ा पढ़ें और अधिक से अधिक समझें। समझना ज्यादा जरूरी है हमको पढ़ने के साथ साथ। एक बड़ी लंबी सूची दी है। ये बदाक्षरी शब्द हैं जिनके अंत में व्यंजन आता है। हाउ, ढोर, स्कूल, ऐसे कुछ शब्द है। यहाँ पर उनके अर्थ भी लिखे हुए मैंने और उनके व्याकरण का विश्लेषण भी लिखा हुआ है। और शब्द हम कोई सा भी हो है कि वो अक्षरात्मक भी भाषा है और ध्वन्यात्मक भी है। यानी हम ध्वनि के आधार पर भाषा का संयोजन करते हैं। जैसा बोलते हैं उसके अनुसार हम लिखते हैं। तो यहाँ अक्षर वाले हमारे ये शब्द है, जैसे आ, जा, ला, मारा पछड़ी आ, टेम पर स्कूल जा,
हमारे एक एक अक्षर के शब्द हैं जो हमें क्रिया का बोध कराते हैं और हमें कैसे उपयोग में आता है। ये सब एक प्रकार से एक छोटा सा शब्द को समझ लीजिए आपके टेबल पे रहने वाला जो भाषा से संबंधित है। उसी प्रकार से खा पी पे द ये सब हमारे इतने उसका प्रयोग हम करते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं कभी कभी कि रोटी संग गुड़ भी द जेवणा हाथ में ई ऊ तो एक ही शब्द अलग अलग व्याकरण जैसे वो वह के लिए भी आता है और दोनों के जब उपयोग होता है तो उसकी बनावट अलग हो जाती है। वो तो और वो अब इसको आप ये मैंने बहुत लंबी लंबी लिस्ट बना के रख दी है। गांव में सर्कस आयोजन माथा पर पोटले धर के साथ साथ मैंने जहां जहां वो कहीं ऐसा लगा कि कठिन होंगे उनके हिंदी में अर्थ भी लिख दिए हैं और उसकी सही वर्तनी लिखी है ताकि आपको वर्तनी को एक प्रकार से मार्गदर्शक के इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोधन की विभक्ति में अब हाउ भी एक तुम हाउ कहो तो हाउ जाऊं है, हाउ भी है तुम हाउ कहो तो हाउ जाऊं और संकेतवाचक तो भी होता है नड़ आवो तो नाऊ। तो जैसे हम हमारे यहाँ ह का लोप हो जाता है कहाँ यानी ह का लोप हो गया वहां पर तो कहाँ जाओगा। हाँ में ह का लोप नहीं हो सकता है क्योंकि ज का लोप हो गया तो सिर्फ ज बच जाए। तो फिर ज अल्प पुराण और अल्प तो पुराण का आगे हम पढ़ेंगे। जहाँ को हम जहां भी बोल देते हैं जहां जाओ जहां मन तो मतलब जहां तो हम जहां भी बोलते हैं और वो भी शुद्ध है। उसका प्रयोग कैसे होता है आगे के अध्याय में पता लगेगा, हम देखेंगे। लगना बड़ी मठी गाड़ी 50 से भी ज्यादा ये एक अक्षरी शब्द है जिनका मैंने यहाँ संग्रह करके इसमें बना करके आपके लिए तैयार करके रख दिया है। अगली चीज हम देख रहे हैं कि निमाड़ी की विशिष्ट ल शब्द जो है बहुत था पहले की, ये मराठी से आया हुआ है। ये मराठी में है, ये बात बिल्कुल सही है, मराठी में इसकी ध्वनि है और बहुतायत से वहां भी प्रयोग होता है, निमाड़ी में भी होता है। ये ध्वनि वैदिक में थी, वैदिक संस्कृत में थी, फिर उसके बाद में मुख्य संस्कृत से गायब हो गई थी, फिर पाली में आ गई या अपभ्रंश में अच्छी तरह आई। और हमारी जो निमाड़ी है वो किसी भी परिवार से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे के परिवार की भी नहीं है। ये किसी परिवार से नहीं आई, ये सीधे सीधे अपभ्रंश सोर्स यानी अपभ्रंश से ही निकली है। तत्व हमारी निमाड़ी में जस के तस है। उस समय की जो सोरसानी अपभ्रंश थी और इस लोगों की बोली, द्रविड़ लोगों की बोली, भीली बोली और यहाँ के जितने वनवासी पुराने लोग थे उन सब की बोली मिल करके गांव में जहाँ अधिक बड़े समूह हैं, सवर्ण समूह कुछ है, उनमें सेवाकार लोग जो हैं, जो कम संख्या में रहने वाले हैं, वो ज्यादा अच्छे मूल रूप में होता है बजाय हम जो सामान्य रूप से शहरों में आजकल निमाड़ी बोलने लगे हैं। असली शब्द हमारे रचना में परिवर्तन के साथ में निमाड़ी में कई जगहों पर ल की जगह ळ का प्रयोग हम कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं, ये बात याद रखने लायक है
कि ध्वनि और रूप रचना में जब परिवर्तन होता है तो ल के स्थान पर ळ का प्रयोग होता है, लेकिन नहीं होता है। कुछ जगहों पर ये होता है, हर जगह नहीं होता है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बिना जानकारी के अभाव में जहां जहां भी ल वो ठीक नहीं है। उदाहरणों के द्वारा दिखाया हुआ भी है कि ल जो हमारा है वो दंत्य शब्द है, वो दांतों के वहां से उसकी ध्वनि निकलती है, स्पर्श व्यंजन है ल हमारा, और ळ जो है सब जानते हैं, लेकिन इसके प्रयोग और वर्तनी और उसके अर्थ में बहुत अंतर हो जाता है इसके प्रयोग करने से। वो मैंने होता है शब्द के आरंभ में ळ का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर एक दो उदाहरण दिए मैंने। जो लाल अक्षर भी आलेख हैं इस अध्ययन माला के भी लिखे हैं, वो अशुद्ध होते हैं, उन्हें करना चाहिए। जैसे इस शब्द है हम लाड़, जिसको लड़ाते हैं, लाड़ से हम हमारी बहन बेटी को भी लाड़ो बोल देते हैं, और वैसे लाड़ो जो है वो, तो इसकी लिखावट में ल में आ की मात्रा, ये लाड़ो शब्द का लजावण हम बोलते हैं निर्लज, ल है। ये पहले वर्ण किसी भी शब्द में कहीं भी निमाड़ी में अड़ नहीं होते हैं, एक सूत्र है। दिन की बात है, 2-3 दिन पहले ही कई अपने ही ग्रुप में कोई लेख या कोई कविता मैंने कुछ देखा है, वहां पर ये लिखे थे अड़ में पहली बात तो आप इसको उच्चारित ही नहीं कर सकते, नहीं है। अड़ा अड़ो घूमती है और उसका अर्थ भी नहीं निकलता है, और वो कुछ अर्थक है। वैसे ही अड़जा होता है, तो ये प्रयोग किया हुआ, इसलिए सिर्फ इंगित किया है कि इस प्रकार शुरुआत में हमेशा सूत्र है। कि हर जगह ल के स्थान पे ळ नहीं होता है। पहली बात तो पहला स्थान पे नहीं होता है, दूसरा हर जगह देखा तो ळ कर दिया। ये लगेल एक शब्द है, एक शाही है, लगेल यानी लगा हुआ, जैसा झाड़ पर कैरी न लगी, झाड़, ये मैंने ये है कहीं से एक सप्ताह के अंदर ही देख करके, लगे ड़, आप इसको प्रोनाउंस में नहीं, ड़ कहीं पर भी ड़ का प्रयोग नहीं है, तो सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। से अर्थ परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन भी होता है। यहाँ एक सेटिंग करने में मैंने प्रयत्न किया हाथ से लिखने का। शब्द है, ये ल की जगह हमने ळ का प्रयोग किया है। ये रूप हमारे निमाड़ी में चलते हैं, काल भी चलता है, काल भी चलता है। अर्थ है, काल का अलग अर्थ है, दोनों के अर्थ है अलग अलग है। वर्तनी परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन भी होता है। अब उसमें दोनों कल आ जाते हैं, जाने वाला भी आने वाला भी, कलर भाई, तो ये दोनों कल आ गए आजकल वाले। ये अकाल शब्द के लिए भी काल का प्रयोग होता है। आप लगभग आप में से सभी लोग है कि निमाड़ में 1900 का काल पड़ा था, और उसके ऊपर निमाड़ी के लोकगीत भी बने, काल फिर मत आओ जेरे दुनिया में। ये खड़वा का वो नागचू तालाब सूख गया था, पानी तिरपन को काल, पानी को जगह प्रयोग होने वाला शब्द है। अब यहाँ पर मैंने
दे दिए। ये स्वतः परिभाषित है, आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आता रहेगा। रमजोड़, टोड़, गोड़, घोड़, ड़ कहाँ पर होता है? ये अकारांत में ड़ का है, मैंने सूचीबद्ध किया है, करके किया है। अकारांत के ड़, आकार तो ऐसे कर करके एक जगह लिख दिए हैं ताकि वो शब्दकोश की जैसे आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ये डोला, सोड़ा, चाड़ा, खोड़ा, मोकड़ा, कितना ये मोकड़ा। अपना एक रणुबाई का गीत है, हम तो गना गौर खेला मोकलो रे डोला। तो मैं मतलब होता है लंबा चौड़ा विस्तृत, और मोकला की आजाद करना, या इस तरह से शब्दों में है। अगर हम शब्दों का थोड़ा सा अध्ययन करें तो डोड़ो, अब आलो कर देंगे तो गीला हो गया, और आड़ो कर दिया तो हमारा आला जो दीवार में होता है। तो ये शब्द यहाँ दिए हुए हैं और उसको देख सकते हैं। कुछ शब्द होते हैं इकारांत, जो शब्द होते हैं उनका जो उपांत्य वर्ण होता है, उपांत्य यानी आखिरी से पहले वाला होता है। ये यहाँ बहुत सारे, ताकि वो अगर आप इस तरह से याद रहे तो बहुत से हम गलतियों से बच सकते हैं। इकारांत शब्दों के उपांत, तो आंत में ई है तो उससे पहले ड़ है, यहाँ पर ल आएगा। हाँ, टोकली शब्द कहेंगे तो उसमें ल आएगा, जो टोकनी होता है। लेकिन टोकड़े कहूंगा तो ये चमगादड़ जैसे छोटे छोटे उड़ने वाले होते हैं, रात में उड़ते हैं, कापड़ा ही कहूंगा, काचड़, इड़ई शब्द को भी ड़ आधा और ड़ पूरा इस तरह से लिखा जाना चाहिए। इड़ई, ढल्लाट, ये एक वड़होल शब्द है। इनको कभी कभी लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने इसलिए जानबूझ के ऐसे शब्द हम बोलते हैं। वो हमारे यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध सब्जी है, ड़ का प्रयोग होता है। शब्द के मध्य में जैसा बालतेन, बर्तन जलावन कहते हैं इसको, बर्तन चूल्हा में बर्तन लगाओ, एक बालतेन हो गया वो प्रसूता। इस प्रकार से शब्द मध्य शब्द है। वर्तेन है, दाळ्या छे, जड़ कुकड़ी छे, चोळे, फाड़क्यो। फाड़क्यो शब्द बहुत कम आप उपयोग, हमारे कई जमाने से चला आ रहा है वो फाड़क्यो शब्द। तो ये हमारी समृद्धि भी दिखाता है, भाषा की गरिमा दिखाता है। ये है कि हम इनको प्रयोग करने अच्छी बात है। और कोड़ो, गोड़ो बोल, लबा रहता है उसको बोल बोल। अब ल और ळ के भिन्नार्थी तालिका नीचे दे दी है। एक ही तरह के शब्द, उसमें ल होने से वर्तनी और अर्थ का अंतर जो है, कि साल, ये वर्ष भी हो गया और ये साल ये भी हो गया। कमांगा था अपनी गर्म कपड़ा भी हो गया। पोलो और पोड़ो, पाड़ो न पाड़ो, पत्तियों को पालो, और भलई यानी भलाई करना, और भड़ई एक जाति समुदाय का सूचक नाम है। तो ल और ल से कि मोकलो यानी आजाद करना, बहुत सुंदर शब्द है ये। और मोकड़ो यानी हमारा घर मोकड़ो छे, मतलब लंबा चौड़ा है आंगन। तो ये वही है, हम तो गना गौर खेला मोकलो रे डोला। मोकलो यानी है डोला, पति को बोलते हैं। तो पति को कह रही है कि हम तो गना गौर खेलने जा रहे हैं, याद कर दो, यानी तुम हमें आज्ञा दे दो। क्योंकि घर में, घर के बंधन ऐसा माना जाता था, तो उसको बंधन से आजाद करो, मतलब घर बाहर हमें गनगौर खेलने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। कितना सुंदर शब्द की योजना है मोकलो।
महाप्राण ध्वनियों के ऊपर। अल्प प्राण और महाप्राण, अब ये क्या चीज है? प्राण का और भाषा में प्राण यानी वो में हमारे हृदय से, हमारे फेफड़ों से बाहर जाती है, उस समय वो हमारे मुख्य अवयव से घर्षण करती है और हमें ध्वनि। तो कई ध्वनियां ऐसी है जो एक स्थान मुंह के अंदर विशेष ध्वनि इसी प्रकार से निकलने वाली दूसरी ध्वनि में थोड़ी सी अधिक शक्ति को दबाना पड़ता है पेट से, तो उसमें अलग बन जाते हैं, उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। ये देवनागरी लिपि की बहुत अच्छी गहराई है, हम सबको समझना चाहिए भाषा वालों को। हमारी लोक भाषा कैसे प्रभावित हो रही है, तो जैसे अभी हम देवनागरी की संसार की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक वर्णमाला और वैज्ञानिक जो वर्ण है, ध्वनियां है, वो हिंदी गाया हुआ है। ये क ख ग घ हम पढ़ते हैं, क ख ग घ, ये एक हमारा एक वर्ग हो गया, क वर्ग, और च छ ज झ ये हमारा च वर्ग। इस तरह से पहला जो वर्ण होता है, पहली ध्वनि, वो अल्प प्राण होती है। मैंने उनको इसलिए छोटे अक्षरों में और उसको अब वो इतनी सुंदर तरीके से संयोजन है इन ध्वनियों का, और उनको ऐसे वर्ग में लगाया है कि क ख ग घ एक ही जगह से बोलने वाले शब्द है। उनकी उच्चारण की जो स्थिति है मुंह के अंदर, वो एक ही जगह से है। क भी वहीं से बोलते हैं, ख भी वहीं से बोलते हैं। आप अपने मन में अभी क बोल करके 2-3 बार देखिए मन ही मन में, और फिर ख बोल के देखिए। आपको कहीं पर भी जबान या होठों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां से क बोला वहीं से ख आएगा। फर्क इतना है कि क बोलते समय आपकी ध्वनि कोमल हो गई है, वो आपके कंठ से निकली है। क हो तो थोड़ा खिंचाव हो रहा है, ख ऐसा लग रहा है पेट जैसा अंदर की तरफ जा रहा है। वही अपना हमने कम हवा से बोला, कम प्रयत्न से, तो उसको बोलते हैं अल्प प्राण। और ख बोला जरा ज्यादा ताकत लगा दी तो ख हो गया, इसको बोलते हैं महाप्राण। और हर जगह ऐसे ही है कि पहला अल्प प्राण है, उधर ज है। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सभी इस प्रकार से इनका संयोजन है। हमारा त वर्ग का हो गया, ये प वर्ग का हो गया। इसमें हमारे अनुनासिक वर्ण भी आ गए हैं, न, म और न है। यहाँ अंतस्थ ध्वनिया जो है, ये सब हमारी अल्प प्राण है। और स और श हमारी जो ये निमाड़ियों की महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियों का इसमें उल्लेख है। हिंदी का भी लगभग ऐसा ही है। निमाड़ी में सिर्फ ये ड़ है जो है। हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान के समितियां भी और बहुत से लोगों की सिफारिशें भी है। हमने भी एक बार एक ऐसे आयोजन को भी हिंदी की वर्णमाला में शामिल किया जाना चाहिए। वर्णमाला में बहुत सारे हिंदी यानी दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी ने ले लिए हैं। मराठी के बहुत से शब्द लिए हैं, बहुत, तो हो सकता है कि भविष्य में ड़ आ जाए, लेकिन निमाड़ी में तो पहले से ही है, तो निमाड़ी में वो समस्याएं है ही नहीं जो प्राय दूसरी भाषा। अब ये देखते हैं कि ये सब टेक्निक का फिर हमें जो हमारा अनुप्रयोग है, भाषा का प्रयोग जो है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो उच्चारण की तकनीक और मुख्य महाप्राण ध्वनियों में, और महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण ध्वनियों में उच्चारित कर दी जाती है। वो कोई जानबूझ के नहीं करता है, वो भाषा में हो जाती है। कुछ बोलते हैं तो उसके बहुत सारे मोमेंट होते हैं, तो वो भी थक जाती है। तो वो चाहती है कि कम की एक टेक्निक जो होती है, हमने अभी बात करी ऊपर, और लोकवाणी यानी अपनी अपनी लोक भाषा की प्रकृति होती है, तो उसके हिसाब से महाप्राण लेखकों को जरूर चाहिए। नहीं तो फिर
हमारे लेखन में, वर्तनी में गलतियां होती रहेंगी। अभी गुस्सा शब्द, कितना देखो कितनी सुंदर सी बात है। गुस्सा शब्द हिंदी का है, ये ग है तो अल्प प्राण ध्वनि, क्यों हमने इस शब्द को ही क्यों किया? हर जगह ग को हम घ नहीं बोलते हैं, आग को आग नहीं बोलेंगे, आग को हम ग बोलते हैं तो कोमल ध्वनि निकलती है मुझसे। हिंदी में बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये बात शब्द में या बात सुनने में कोई तो ज्यादा जोर से घ के ऊपर प्रेशर दिया, मतलब ये कि गुस्सा आ रहा है। अभी हमारी वाणी और हमारी बात शब्द से ही निकल जाता है कि गुस्से में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वो उस पूरी तरह से वो ग और घ हमें पत्थर, सभी पत्थर बोलते हैं। हिंदी में भी हम लोग पत्थर ही बोलते हैं, बोलते हैं ना पत्थरबाज लोग, पत्थर वाली गैंग, और ये हम फ बोलते थे उसको, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से प है, लेकिन ध्वनि में मुख सुख के कारण वो प का फ हो जाता है। क्यों है कि पत्थर मारा तो यानी सिर ही टूटेगा, हाथ पैर ही टूटेंगे, सिर फूटेगा, तो इसलिए प कोमल हो जाता है, तो उसकी जगह फ निकल जाता है। ये कोई व्यक्ति दही लेने आता है तो कभी दही नहीं, शब्द तो दही है, वो तो दही दे भाई। तो भाषा लिखी कुछ जाती है, बोली कुछ जाती है, कहां पर? क्योंकि वो हिंदी में पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ ही लोगों में प्योर हिंदी, प्योर कुछ नहीं होता है, वो साहित्यिक या परिनिश्चित भाषा होती है, जैसे खड़ी बोली हुआ करती थी। सर्व सुलभ बनाना है, तो ये शब्द इस प्रकार से धीरे धीरे उनके उच्चारणों में परिवर्तन हो रहा है प्राकृतिक रूप से। हमारी निवाड़ी में है ही नहीं है, तो शुरू से ही हम दही बोलते आ रहे हैं। हम तड़प को शुरू से ही तड़प बोलते आ रहे हैं, तड़फाओ मत रे भाई। अब बोलते हैं तड़प, तड़प के नहीं बोलते हो। भाषा में तड़प 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 रहा है, आदमी तड़प रहा है, लेकिन उस लिखेगा, क्योंकि भाषा तो तड़प है, लेकिन बोलेगा तड़प, और तड़पने से पता लगा हिल रहा है, जैसे वो फरफरा रहा है। के इस तरह से उपयोग में आने के बाद में जब लोगों के मुंह में आती है तो कैसे परिवर्तन होता है। भाभी को भाभी बोल रहे हैं, भाभी जी घर पे हैं, सभी जो घर में शाम को आती है और उसमें भाभी ही बोलते हैं, सब लोग भाभी बोलते हैं, लेकिन आप अगर हिंदी में या देवनागरी में लिखेंगे लिखना पड़ेगा, और इसके कुछ कारण सकती है। बोलने में हमारी जो गति है वो अवरोध होती है। महाप्राण ध्वनियां दो जहां भी इकट्ठी होती है वो एक अल्प प्राण, घाघरा, घ और घ दो महाप्राण वाली ग हो गई, घाघरा बोले और घाघरो, घाघरो बोलने में मिठास भी आ गई और बोलने में सरल लगा, और बोलने के बाद दोनों रूप चलते हैं। वैसे ब को भ बोलना चाहिए, निमाड़ी में भाईरी ही बोलते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय जो दूर चली गई, जहाँ राजस्थानी और उधर है तो बुंदेली का असर हो गया, विशेष रूप से वनवासी लोगों की और पुराने जो लोग थे यहाँ के, जिनको हम थे, तो उसको पकड़ के रखा है हमारी भाषा ने। तो हम तो केंद्रीय निमाड़ी में तो भाईरी बोलते हैं, भाईरी देणु, भाईरा जानू, भाईरा बटनू, दोनों शब्द निमाड़ी में चलते। दिहाड़ी शब्द है, दिन की मजदूरी, केंद्रीय निमाड़ी में धाड़की बोलते, दाड़की बोला जाता है। दोनों ही शब्द इसमें चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही शब्द मानी सही है, लेकिन ये शब्द शब्दों की ध्वनियां थी, इस वजह से मैंने उनका यहाँ पर उनका विश्लेषण किया। नीचे आपको उदाहरण में सब मिल जाएगी। ये तो अगर आप कहीं को बोलते, आदमी कहा कि भाई गेहूं ले आए, तो कभी उसकी बात को सुन के हंस, मेरे बच्चे हंस देते हैं, ये कैसा बोलता है, इसको आदमी को बोलते भी नहीं आता है, जबकि वही आदमी सही बोल रहा है और हम गलत बोल रहे हैं।
इस प्रकार से मैंने हर वर्ग के हर शब्द से बनने वाले सारे जो शब्द हो सकते हैं जहां उन सब को मैंने यहाँ सूचीबद्ध कर दिया है और महाप्राण से अल्प प्राण भी कर दिया है और ये अल्प प्राण से महाप्राण की ध्वनियां भी निमाड़ी में है। अभी तो हम छोटी ध्वनि को बड़ी करके बोलते थे, अभी भूख ख महाप्राण है लेकिन हम निमाड़ी में भूख बोलते हैं और उसका कारण क्या है कि भू भी महाप्राण है, दोनों एक साथ बोली नहीं जाती है, बोलने में दिक्कत होती है। तो भूख बोलने में एकदम उसको बोलते हैं संक्षिप्त उसका, तो हम भूख बोल देते हैं। काख को काख, भिखारी को भिखारी, हिंदी वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। हमारे इसमें यही एक स्वा वाली बात करने वाला हूं थोड़े समय में, स्वाविलोपन की। ये तो इसको मैंने एक अलग तरह से इंगित किया है। ये सारी ध्वनियां लिखिए, ठाट ठाट, हम पीठ को पूट, ठ को ट बोलते हैं, ऊठ को ऊठ, तो ये हमारे छठ का छठ। तो होठ देखो, होठ बोलेंगे तो ऐसा लगता हथौड़ा मार रहे हैं, होठ, और होठ बोलते ट बोल दिया तो होठ तो वैसे ही कोमल वस्तु है देखने में भी और उसके व्यवहार में भी, स्पर्श में भी, तो उसके शब्द में भी अगर वो कोमलता हो तो कितना सुंदर। मुख्य अर्थ, क्रिया के मुख्य अर्थ को है, हम उसको सहायक क्रिया बोलते हैं। अब हम जो विशेषता है हमारे सहायक क्रिया, उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ। हर चीज की गहराई में क्रिया क्या होती है, लेकिन निमाड़ी में उनका कैसा। अभी निमाड़ी में क्रियाएं जो है, अभी मैंने हिंदी में रहा है, मैं गया था, तो गया और था सहायक क्रिया, उसकी सहायक क्रिया हो गई, ये इसको बोलते हैं मुख्य सहायक क्रियाएं। वैसे अनेक रूप होते हैं उनके, था, थो, और इनको मैं ये अध्याय लिया है, इसको बताना चाहिए। और ज न, ये भी हमारी सहायक क्रिया है। इनका कैसा वर्तन, आयल छे, अब आयल में आयल छे, ये हमने आयल एक क्रिया है और छे उसकी सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया छे है। इसमें हमने सिंपल वाक्य जो है, साधारण वाक्य में बताया है, काका जी लेना गया था, इसमें था हमारे योगात्मक रूप में। अब योगात्मक रूप तो वो हमारी जो हो जाती है, अर्थ में आती है। कैसे, साथ में बहन भी आई है, तो आई है और जो है इसका है के लिए आया, और ये दोनों एक सिरोरेखा में होकर के आया है, तो और जो अलग नहीं लिखना है। और जो के बाद में हमें विलंबित, आई जो शब्द है वो जो के ऊपर अलग है, आई शब्द का हिस्सा नहीं है ये, और हम अलग प्रत्यय में नहीं लगाते हैं, सिर्फ या शब्दों में लगाते हैं। तो आई जो है ये सहायक क्रिया हो गई, ये अर्थ है इसका है। अब धीरे धीरे स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। जहाँ स्त्रीलिंग और बहुवचन आता है वहां पर है तो ज के साथ में न भी उच्चरित होता है, या रहीज न, तो ये बहुवचन दिखाता है। क्रियाएं खुदक रही हैं, हमने बोला तो वहां पर हमने ये न अलग से लगाया, उसमें इतना जरूरी है कि न के साथ में लगाएंगे। क्यों कि यहाँ पर ये जो बहुवचन द्योतक प्रत्यय है, बहुवचन द्योतक प्रत्यय
के साथ आता है और साथ में जुड़ता है, तभी जाकर के वो बहुवचन बनेगा। हमको एक साथ लिखना है। मैंने सिर्फ ये ज को हलंत करके और डेस लगा के न लिखा है। रही जिन अगर आप एक मात्रा में लिखते हैं तो आपको हलंत सिर्फ वो न उसके साथ जुड़ जाएगा और लेकिन उच्चारण में होगा क्योंकि रही एक रही है। अगर ज होगा तो है हो जाएगा और न भी साथ में लग गया तो वो बहुवचन हो गया। जैसे घोड़ा और रूप है। काका जी बीच में रोकूंगा। हाँ ठीक है। हाँ बोल भाई। नहीं हुई को आप ड्रॉ एरो से बीच में बोल भाई। हुई को ओके। छोरी न बनना धोई धौण गई न थी न, ये थी के साथ में लगाया है। छोरी न ये तो बहुवचन के लिए लगा कि न ये धवण जो शब्द है धवण बन जाएगा। धवण यानी कि हमारा बर्तन धोने के बाद में निकला हुआ पानी, तो हमको उसमें न लगाना ही पड़ेगा, वो विलंबित अ लगाना पड़ेगा, तो ये धवण हो गई थी। सिर्फ वरना धवण गई थी तो थी के बाद वाक्य खत्म हो जाता है। तो वहां पर थी मतलब हमने जहां तो वहां निमाड़ी में हम साथ में क्रिया के साथ में न लगाएं, चाहे वो ह के हैं लगे, सूत्र रूप में दिखा भी दिया है। ये स्त्रीलिंग, ये ज न का मतलब होता है और थी न का मतलब होता है थी। सूत्र रूप में यहाँ लिख दिया है। ये तीसरे रूप में यहाँ उसके उदाहरण दे दिए हैं। अभी ज का और भी थोड़ा इसके अलावा भी है। ज का मतलब है के लिए आता है, जैसा अभी आपने देखा ज जो है के लिए आता है। रही न ये ज का आता है, ये भी क्रिया ही है। जैसा हूं जी मैं खाना खा रहा हूं, ये यहाँ भी ज लगा है, यहाँ लगा है। एक जगह जो है के लिए लगा है, एक जगह ज है के जो हूं के लिए लगा है। ये शब्द वही है, वर्ण वही है, उसके वाक्य की बनावट तुम नहीं रयाज काई, तुम नहा, यहाँ पर हो के लिए भी आया है। इतनी थोड़ी सी भाषा की बारीकी जानकारी रखेंगे तो पाएंगे। भले ही हम कम लिखें, लेकिन अगर लिखें और अच्छा लिखें तो कहाँ था जो पे आ गया। ओके, अभी ज का ये तो रहा सहायक क्रिया। ज देवनागरी के उसमें आता है, उसमें निपात आता है व्याकरण में। पद होता है जो शब्द में जोर देता है और शब्द करता है। एक प्रकार के अव्यय होते हैं जो शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये प्रत्यय के रूप में भी आते हैं, ये कई रूपों में आते हैं। जैसा उदाहरण से जल्दी से उस रूप में निपात के रूप में भी निमाड़ी में ज का प्रयोग होता है, अर्थ में काम आता है। ये क्या अर्थ में? नानो भाई तो बोलतो ज नहीं, बोलतो तो समझ में आ गया, बोलता ही नहीं। अगर तो मतलब नाना भाई बोलता तो नानो भाई तो बोलतो ज नहीं, अब हमने ज लगा बदल गया, मतलब बोलता यानी बोलने वाला। तो इस तरह हमारा निपात का काम भी करता है। वो को उच जाना, ये यहाँ पर मात्रा आनी चाहिए थी।
वो को कुछ जाना, मतलब उसका वही जाने, तो उसके लिए आया है। लेकिन जो है ये निपात लाड़ी का। अब यहाँ एक और थोड़ा सा परिवर्तन है इस वाक्य में। लाड़ी का साथ डेढ़े, लाड़ी के साथ में डेढ़े तो आवजज। अब यहाँ ज 2 बार आ गया। अगर एक बार आता है आवज, ये हाँ, ये ज शब्द है, आ की मात्रा कि दुल्हन के साथ में सहायिका तो बोले तो आती है, और आवजज यानी आती ही है। तो एक ज हमारा इसमें क्रिया और दूसरा ज हमारा निपात हो गया। तो इस प्रकार में इनसे होते हैं। बहुत अच्छी और बहुत ही सुलझी हुई भाषा है, उसमें बहुत ये सूत्र रूप में यहाँ बता दिया है कि यहाँ और आवजज यानी आती ही है। इस प्रकार से आज का जो वो मैं अभी उसकी चर्चा करने वाला हूँ, और वो वही है निमाड़ी में नवाचार। हमारे पास में अभी करीब 40-50 मिनट। नवाचार जैसे आप जानते हैं एक नया शब्द है, मतलब नया विधान, एक नई तरह का विधान। का संविधान हो या जिंदगी के तौर तरीके हो, लेकिन कोई नए नए विधान हो जाते हैं जो पहले नहीं होते थे, और जो शब्द चला है और उसका बहुत अच्छा प्रयोग भी हो रहा है और उसका बहुत फायदा भी हो रहा है। वो अ को हम जैसे कि हम चाहे तो कुछ शब्दों से हटा सकते हैं जो हमने अध्ययन किया उसके आधार पर। ये स्वाविलोपन क्या होता है? हो सकता है अंतरराष्ट्रीय हमारी ये ध्वनियों की तब से ये शब्द का ज्यादा प्रयोग होने लगा, और अभी भी इस पर शोध चल रहे हैं, काम चल रहा है। निमाड़ी में ये समस्या है ही नहीं, हमको इससे जूझने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए हमने कुछ किया भी नहीं है। ये निमाड़ी में ही वो थी, क्षमता थी। सिर्फ हमने अध्ययन कि दूध में मलाई है और छाछ में मक्खन है, सिर्फ हमें उसको मथने की जरूरत है। हम मंथन, तो मक्खन हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हमने उसका उत्पादन नहीं किया है, सिर्फ हमने उसमें से प्रयत्न किया है। तो अभी क्या होता है इसको हम पहले यहां से समझ लेते हैं। हमारी ये स्लाइड पहले छोटी दिख रही थी, अगर ऐसा दिखे तो मुझे बता। अभी ठीक दिखे रही भाई? शायद ठीक दिख रही होगी। इसमें स्वाविलोपन परिभाषा दी है, समझो थोड़ी सी। ये अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला है जिसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट बोलते हैं, जिसके माध्यम से संसार की किसी भी भाषा की ध्वनि को समझा जा सकता है, उसका सकता है। अच्छा काम हो रहा है। तो उस ध्वन्यात्मक की वर्णमाला में एक रूपता लाने के लिए कुछ मापदंड बने हैं। उसमें एक मापदंड है उनका स्वादनी। श्वा शब्द जो है ये अंतरराष्ट्रीय शब्द है, हमारे देश का नहीं है, लेकिन इस शब्द का जो हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी में जो स्वर अ आता है, हिंदी में नहीं, केंद्रीय हिंदी में नहीं, हिंदी का केंद्रीय स्वर, यानी एक होता है अ आधा, एक होता है र अ पूरा, और एक होता है अ विलंबित जिसको हम बोल लिखते हैं, या अदीर्घ जिसमें आ की मात्रा लगाते हैं, स्वर है हमारा। और ये सभी इस प्रकार का शब्द हर भाषा में है। ये स्वर हमारा जो है हर व्यंजन में
और देखा है, और उच्चारण भी हम करते हैं, और उसी के आधार पे हम कहते हैं कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है कि जिसमें जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो हमने लिखा है हूबहू हम वैसा ही उसको पढ़ते हैं। लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। हिंदी भाषा बहुत अच्छी वैज्ञानिक भाषा है, संसार की सभी भाषाओं में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है, और इसमें बहुत सारे गुण हैं। वो अल्प और महाप्राण की ध्वनियों में ऐसे अनेक उदाहरण है हिंदी। लेकिन ये बात कि हम जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं, जो ध्वनि को कैसी आई कि पहले ये संस्कृत से हमने निकाली, संस्कृत से लिए। संस्कृत में ये समस्या इसलिए नहीं थी कि वहां पर विसर्ग चलता था, राम, तो म के बाद में अह, और रामायणम तो आखिरी में हलंत आ गया, तो म के ध्वनि का एक अलग शुद्ध म नहीं रहा। लेकिन निमाड़ी में हिंदी में विसर्ग भी हटा दिए और हलंत भी हटा दिए, तो ध्वनिया तो वही की वही रही, ध्वनिया तो बदली नहीं। राम को राम ही बोलेंगे। तो वहां क्या आ गया कि ये शब्द मैं संक्षिप्त में करना चाहूंगा इस बात को, कि देख शब्द है, तो देख में द स्वर मिला हुआ है और ख में अ स्वर मिला हुआ है, ये हम सब जानते हैं। ख ऐसा होना चाहिए, दे ख, है ना, शुद्ध ख बोलना चाहिए हमको, जिसमें ग मिला हुआ होता है वो बोलना चाहिए। दे ख ऐसा नहीं बोलते हैं, च बोलना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हिंदी में हम चल बोलते हैं, चल, देख, उठ, बढ़, यानी तो जो अकारांत शब्दों के जो अंतिम वर्ण है, उन वर्णों में हम अ की ध्वनि को नहीं बोल रहे हैं। मुख सुख के कारण, हमारे वाणी के कारण वो विलोप हो गई है। हम उसको आधा ख बोल रहे हैं, हम उसको शुद्ध व्यंजन के रूप में बोले, चल, देख। वो भाषा हमें अनुकरण से मिली है, हमने माँ की गोद से सीखी है। हिंदी ही मतलब एक प्रकार से पूरे देश की हिंदी, मध्य और उत्तर भारत की बात करें तो हिंदी में 5 भाषा, 73% तो आर्य भाषा वाले हैं, तो उनमें सब में देवनागरी और हिंदी से जुड़ी हुई बातें हैं, तो वो बोल रहे हैं, और उसी से हमारे लोग भाषा। तो हम पटना शब्द अगर ले लेते हैं तो प में भी अ है, ट में भी अ है, और न में आ की मात्रा, न में आ, ट ना, यानी इस तरह से उसका उच्चारण। चलो भाई पटना, टिकट दे दो भाई एक पटना का टिकट, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते। हम ऐसा, अगर कोई खापा बोल रहा है, गांव का लोग ऐसा बोल, और वही शब्द सही है, लेकिन हम उसको पटना बोलना चाहते हैं। लेकिन कोई विदेश का व्यक्ति होगा, अभी हम अपनी बात करते हैं, हम बोलते हैं पटना, बात का अ जो है वो हम तो विलोप कर देते हैं उसका, वो विलोपित हो जाता है, और भाषा में पटना शब्द के 2 अक्षर बन जाते, तो ये हो गया पटना। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर मैं उदाहरण एक ही शब्द का, पटना का ही बता दो, कि अंग्रेजी में अगर आपको इसकी स्पेलिंग लिखना है, अंग्रेजी में स्पेलिंग कैसे, कोई भी वर्ण लिखना है तो आपको व्यंजन के साथ में वावेल लगाना पड़ता है, तो तभी हम लिखते हैं ना कि पटना। तो पटना शब्द अगर हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी TA, कोई अंग्रेज को बोलोगे तो वो ऐसा ही लिखेगा, वो लिखेगा PATANA, क्योंकि
है तो जहाँ अ होगा वहां वो ए लिखेगा ही लिखेगा। लेकिन वास्तव में हम जब लिखते हैं तो PATNA लिखते हैं, हम PATA नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने ड के बाद में अ को तो हम खा गए था। ये उसका सही उच्चारण हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका उच्चारण सही भाषा शास्त्र के हिसाब से सही स्वा बोलते हैं, ये स्वा विलोपन बोलते हैं, है ना। अ यहाँ से विलोपित हो रहा है। अजगर को अ ज ग सबके अंदर स्वर मिले हुए, लेकिन हम अज खा जाते हैं, घर में भी खा जाते हैं, और अजगर ऐसा करके दो अक्षर में बोलते हैं और इसको इस तरह से उच्चारित करते हैं, लेकिन लिखते अजगर नहीं होती है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बातें हो रही है आती है। अब हम यहाँ देख लें हमारे निवाड़ी को ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हमें निवाड़ी से मतलब है, ये हमने एक क्षेत्र है, इसलिए इसको विस्तार से समझाना आवश्यक था। अब एक शब्द है हिंदी में धड़कने, धड़कने, और यहाँ भी लिखा है धड़कने। एक जगह वो हृदय की गति बताता है, ये बहुवचन शब्द है, मतलब धड़कनों का बहुवचन है धड़कने, और उसको हम उसको धड़कने बोलते हैं, धड़ अलग बोलते हैं, कने अलग बोलते हैं। तो वाणी के हिसाब से उसको ड़ को आधा लिखना चाहिए, धड़कने ऐसा लिखना चाहिए। इसी प्रकार से धड़कने, दिल धड़क रहा है, तो धड़क एक अक्षर हो गया। अगर उसको सही रूप में जैसा बोलते हैं वैसा अगर लिखना हो तो ये धड़ और क आधा, धड़कने सही होगा। पालकी शब्द बोलो, पालकी बोलते हैं, तो अगर आप ल लिखोगे और क में मिलाओगे तो वो देखने को आपको नहीं, वर्तन ही वही है, उसको देख करके कोई भी व्यक्ति। अब ये तो रहा इनका। अब इससे हमारे निवाड़ी में क्या प्रभावित हुआ है, ये हमने ये देखो, धड़कने को यानी कि बहुवचन धड़क, निवाड़ी में हम बोलते हैं धड़कन न, धड़कन न। अब इसमें हमने कहीं पर भी हमको आधा या पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमारे न के आगे स्वर लगा हुआ है, हमने पहले ही उसके आगे न लगा दिया है। मतलब न को हमको हलंत नहीं करना है जैसे हिंदी में हो रहा है। तो ये समस्या हमारे यहाँ से खत्म हो गई। हम उसको बहुवचन न शुद्ध शब्द में ले, यानी ये हृदय गति की बात है, धड़कन। तो यहाँ का आगे भी हम मतलब धड़कने, तो हमारी धड़कन न और धड़कन दोनों जगह हमारा ये लगा हुआ है। तो इसके लगने से हमारा अंतिम जो है वो हलंत होने से बच जाए, हमारे पास में है ही नहीं। जब वो तभी है तो हमने क्या किया कि जो न है हम इसको है तो इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने लगाते हैं कि मन उच्चारण होता है, नहीं लगाएंगे तो मन हो जाएगा, न हमारा हलंत में आ जाएगा। अब इसी प्रकार दुख और दुख लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी हम अगर यहाँ देखेंगे कि न अगर हम विलंबित के साथ में लगाएं और इसको बोले, कर रहा हूं, किसी के साथ में मिल के आता है उसकी बात नहीं, मिल के आएगा तो वहां उसकी रचना अलग हो जाएगी। स्वतंत्र रूप में विलंबित अ के साथ में तो हमारा ऐसा लंबा राग नहीं आएगी, उसमें सिर्फ न कहलाएगा, न। और अगर सिर्फ शुद्ध न लिखा तो भी न कहलाएगा। विलंबित न और शुद्ध न अगर वो एकाक्षर है, स्वतंत्र है, तो उन दोनों की ध्वनियां बिल्कुल एक जैसी है। वर्तन एक ध्वनि और एक ख बोलो तो भी एक ध्वनि है। तो जब दोनों की ध्वनि, हम इस वर्तनी में से इस विलंबित अ के जो वर्तनी है इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि हम ध्वनि में तो परिवर्तन कर नहीं सकते। कह सकते तुम ऐसा मत वैसा मत बोलो, हम तो जो लोग बोल रहे हैं उसको सिर्फ लिखते हैं। तो हम अपने लेखन को कैसे
वो सरल बना सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, ये इसी को विकास होती। भाषा तो सरल, कठिनता की सरलता की जो होती है। तो हूं न तू, इसको आप मन में 3-4 बार बोलो, हूं न तू। इस हूं न तू को भी 3-4 बार मन ही मन में बोलो। आपको दोनों वाक्य, छोटे वाक्य लिखे पद, दोनों ही वाक्यों की ध्वनि में कहीं भी परिवर्तन लेस मात्र भी नहीं लगता है। पढ़ने वाला वही ध्वनि निकालेगा, भले ही वो निमाड़ी का हो या निमाड़ी के बाहर का हो, वो उसको पढ़ेगा तो यही ध्वनि निकालेगा। तो इसका मतलब है कि हम, उनमें विलंबित अ है, हम उस विलंबित ह को यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब उसको वर्तन से हटा सकते हैं, और उसके बावजूद भी वो बात वही न। जैसे गावड़ी को चारों मंडा, गावड़ी को पानी दे, तो यहाँ भी गावड़ी ख बोलो या गावड़ी खद बोलो, एक ही बात आएगी दोनों। ये एक नई चीज, इसके आधार के ऊपर कुछ एकाक्षरी शब्दों को है तो हटाया जा सकता है, ऐसा हमने कि हम उसको सरल बनाएंगे। अगर हमने सरल नहीं बनाई तो आने वाली जनरेशन, वैसे भी बहुत लोग कम लिख रहे हैं और लोग शायद ही लिखे भविष्य में, लेकिन जो भी लिखे हो सकता नाटकों को लिखने के लिए, तो हो सकता है कि हमें से भी कुछ लोग भविष्य में लिखें, तो उनको सरल लगेगी तो लिखेंगे। और लिखा, अब अगर हम ऐसा करेंगे, जो मैं आगे अभी चर्चा कर रहा हूं, तो हम अपने लेखन में से कम 30 से 40% सुविधा हो जाएगी और एक नयापन भी आ जाएगा उसमें। तो क्या है, अब हम यहाँ सीधे आते हैं इसके ऊपर कि एकाक्षरी विलंबित अ का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। कुछ तो हम क्रियाओं में करते हैं, कुछ विभक्तियों में करते हैं, कुछ होंगे शब्द, ये मैंने अभी उदाहरण के लिए निकाले हैं। इनमें हम लोग एकाक्षरों में विलंबित अ को प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों में से हटा सकते हैं, लेकिन उसमें एक दो शर्तें, सूत्र भी है वो नीचे, कि हमने शोध में ये पाया कि ये स्वाविलोपन की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि दूसरी भाषाओं में उनको आवश्यकता है उसको विलोपन की। यहाँ हर जगह सम्मिलित रहती ही है, और ये शुद्ध व्यंजन के बजाय स्वर युक्त अक्षर जैसे वाली होती नहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि क और ये ख है, इनका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि हम इसको सिर्फ एकाक्षरी की बात कर रहे हैं। जगह एकाक्षरी शब्द लिखा हुआ है मैंने, तो एकाक्षरी अकारांत शब्दों से हम ये विलंबित अ की वर्तनी को हटा सकते हैं। उदाहरण हर चीज के दिए हैं। द प स म न, द प स और म, ये तो अपने अर्थ में काम आते हैं, एक एक अर्थ में काम आते हैं। म यानी मेरे, मैं के लिए, मैं के लिए, और न जो है इसकी जरा विचित्र प्रकृति है, ये हमने पहले ही बात कर ली है कि न का बहुरूपिया न है हमारे पास में, वो हम, तो यहाँ सिर्फ उसी न से विलंबित अ को हटा सकते हैं जो संयोजक के रूप में काम आता है, हम संयोजक बोलते हैं, तो वहां पर ही ये अकेला काम आता है। नहीं तो न प्राय जुड़ के आता है, म के साथ में जुड़ता है म न, तू किसी न, छोरी न, छोरा न, तो वो बहुवचन हो गया, वहां वो साथ में एक शिरोरेखा में आएगा, वहां भी नहीं छूटेगा। वाले शब्द मिलकर छूटेगा, वहां तो बरकरार रहेगा। सिर्फ अकेला जहां काम आ रहा है एक अक्षर, वहीं पर यह हम हटा सकते हैं। तो ये और के अन भी लिखते हैं, वहां न भी लिखते हैं, अन और न एक ही है, मैंने पिछली बार समझाया था क्या उसका फर्क है। तो वहां हम इनको साथ दई द, अब हम पहले यहाँ लिखते तो यहाँ पर एस लगा देते थे, ये दई के बाद में द एस लगा, द के बाद में हम एस लगाते थे, हम चाहे तो उसको इसको अब हटा सकते हैं बिना किसी परिवर्तन, मतलब बिना किसी खाट प मत बट, ये हत्ती, हत्ती हम इसको
लिख सकते हैं ऐसा, इसका ऐसे यहाँ से हटा सकते हैं। इतना काम नहीं हो, ये अपने आप वाणा क्षेत्र में से स का प्रयोग होता है, इधर भी बहुत कहीं कहीं होने लगा है। एक स ओ का स हम कर देते, सी को हमने थोड़ा मुख सुख में स कर दिया है। दाल न भात, अब यहाँ न आया है और ये संयोजक के रूप में आया है, यानी दाल और भात। तो हम यहाँ लगाते थे क्योंकि उसके बाद में भी इसका अर्थ वही, झटपट जाजे न पाछो पाए आवजे। दो वाक्यों को जोड़ा, यहाँ दो शब्दों को जोड़ा, दाल न भात, यहाँ दो वाक्यों को पास में रहेगी। आप इसको देख करके और अच्छी तरह और समझ सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण इस तरह से अपन नवाचार में, एक तो विलंबित अ को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो हमारे ये जो 5-6 एकाक्षरी शब्द हैं जो अनेक बार हम हटा सकते हैं तो सुविधा होगी उसमें। एक ये दूसरा नवाक्षर का एक और बिंदु है, ये हम ये सब चीजों का प्रयोग होता है गद्य में, और गद्य हमारे निमाड़ी में कम लिखा गया है और कम लिखा, इसलिए लोग चाह करके भी नहीं लिखते थे, लिखना चाहते थे लिख नहीं पाते थे, या जिन चीजों को अगर हम हटाएंगे तो गद्य लेखन हमारा और जो हमारी अध्ययन शाला चली है उससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि लोग अच्छा गद्य लिखें, गद्य के ऊपर भी हम कुछ अच्छा काम करें। अपना ललित अच्छा लिख रहे हैं, 2-3 ही मैंने अच्छा लिखा उन्हें, तो को कोई अंत नहीं है, लेकिन उनका प्रयास बिंदु है, उसको भी मैं बता देता हूँ जो नवाचार में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं, और वो है योगात्मक के स्थान पर वियोगात्मक रूप से लिखी जा रही है कुछ चीजें, वो लिखी जा सकती है। लेखन की सुविधा को देखते हुए सर्वनाम जो हमारे हैं, जो बड़े बड़े सर्वनाम है, म्हारा, हमारा, तुम्हारा, इनका, उनका, ये मतलब 3-3 4-4 वर्ण के हैं। अब इनके जो विभक्तियां लगा रहे हैं वो विभक्तियां हम कि सर्वनाम में जुड़ के आती है और संज्ञा में वियोग होकर के मतलब अलग सी रेखा में आती है। अब आती है लिखने में थोड़ा समस्या तो नहीं कह सकते, अच्छा नहीं दिखता है। और जैसे ये लिखा है महारासी, महारा और सी साथ में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो विभक्ति है और ये हमारा सर्वनाम है। ये तुम्हारा सी, तुम्हारा सी, इन कुछ चीजों को जहां हमारे बड़े बड़े शब्द हो रहे, तुम्हारा, हमारा, उनका, उनका, ये वाले शब्द, इनके साथ में जब हम विभक्ति म और प, अपादान और करण की विभक्ति, इसको हम है तो वियोग करके लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं वो आप जल्दी समझेंगे। और जहां आते भी हैं वो लिखे ही नहीं जा रहे हैं आजकल, प्रयोग कम होता है इनका, लेकिन फिर भी भले 1000 में से एक ही शब्द लिखना हो तो महाराज से मत पूछ, इसको हम मत पूछो, हम सी को अलग कर सकते हैं, महारा को अलग कर सकते हैं। हमारा सी बोलो को हम हमारा अलग और सी अलग, हमारा सी अलग कर सकते हैं, उनका स अलग कर सकते हैं, इनका प, इनका प हमको मिलके लिखना पड़ता है। उसी तरह से महारा म, थारा म, इनका मारा म, उनका म, तो हमारा और म अलग करके, तो ये 4-6 शब्द ही हैं, लेकिन जा सकता है। और आप ऐसा लिखेंगे तो हम उसको तो कभी ये नहीं बोलेंगे या कोई उससे नहीं बोलेगा कि आपने थोड़ी गलती लिख दी। हमने अपना आज का जो सोचा था अध्ययनशाला की, वो सब बातें हमने पूरी कर दी है। और मैं अभी अपनी इसको स्क्रीन शेयर को बंद करता हूं।
बंद है वो पूरा है वो बंद। हाँ भाई। हाँ बंद है वो। हाँ हाँ कहीं कहीं हाँ हाँ बोलो भाई। अनुज હું हाँ એક हाँ વખત बोली सब। બંધ કરી લઉં। एक तो ये जो मोकला शब्द को आप पढ़ना बताए तो हाँ हाँ मोकला आजाद करते हैं। हाँ तो मोकला शब्द का उपयोग निमाड़ी में देना कल्याण भी होती है कोई या चीज मोकली दो। हेलो चौरे जी गायब हुई गए। हाँ क्यों निर्गुण साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आई। हाँ भाई हाँ देना देना भी होता है उसका अर्थ देना भी। लेकिन आके वो चौरे जी ने एक बार इस बात को दोहराया था कि मोकला का शब्द जाने के देना मुक्त कर देना जाने देना। हाँ ये अर्थ किया था उन्होंने गणगौर के गीत का संदर्भ दिया था। जी 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 डोला गणगौर का। हाँ तो मोकला का देने के लिए भी कि भाई ऐसा फलानी चीज मोकली दो मतलब दे दो। हाँ जाने दो मतलब एक तो जाने के अर्थ में भी आ सकता है ना वो जाने के अर्थ में भी वो प्रयुक्त है। नहीं मैं तो कोई वस्तु देने के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि इसको फलानी चीज मतलब मोकली दो। हाँ देने के भी है देने के टू गिव देने के भी है देने के भी हो जाएगी देने के अर्थ देने के अर्थ में भी प्रयोग होता है। अनुज दादा तो वो चौरे चौरे साहब तो गायब हो गए अब तो क्या बात करें। आएगा अनुज दादा जैसे आप मोकली दो पानी पेशाब अनुज दादा असल में बात ये है कि ऐसे ही तड़पना शब्द तो वो हिंदी डिक्शनरी में भी तड़प ही है। हाँ 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 तड़पना ही उनका प्रयास जो है अपन तो तड़पी रहे हो। हाँ 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 जी तड़पी रहे हो बाकी हिंदी में लिखने में और ध्वनि में जब बोल में होता है वाक में होता है तो शब्द के उच्चारण बदल जाते हैं। हाँ पर हिंदी में मानक तो तड़पना ही है। हाँ तड़पना हाँ आप निमाड़ी में तड़पना या तड़सी रहे हो ऐसा लिख सकते हो। हाँ हिंदी में तड़प नहीं हाँ तो है वहां पे। दूसरा में एक जो इन्होंने बात बताई थी धड़कन न धड़कने और दिल का धड़कना धड़कन हार्ट बीट जिसको बोलते हैं। हाँ तो इन्होंने वहां धड़कन के बाद वो एस भी लगाया तो मेरे हिसाब से वहां एस की आवश्यकता नहीं है। हाँ 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 दिल की धड़कन तो दिल की धड़कन बढ़ेगी जो का लंबा उच्चारण वहां थोड़ी हो रहा है नहीं हो रहा की धड़कन बढ़ी गई तो वहाँ वो एस की वो विलंबित अर्थ की आवश्यकता वहां नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं उनसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था। नहीं वो लोपन का एक नया शब्द बताया ना उन्होंने लोपन स्वालोपन जो है स्वाभिलोपन वो एक तरह से लोपन भी हो सकता है वो भी और सामने आया कि खाट पर मत बैठा के बाद में वो विलंबित अलग है। खाट पर मत बट कह रहा हूँ खाट पर मत बट यदि लिखते हैं तो वहाँ विलंबित की आवश्यकता नहीं है हाँ जी खाट ऐसी जगह हम लोग पड़ेगा कि खाट पर मत बैठा ऐसा हम लोग तो ये लिखते ही रहे हैं। हमने उसको फॉलो किया है। यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वर्ण जो है नागरी लिपि का देवनागरी लिपि का कोई भी वर्ण बिना अ के बोलना नहीं जा सकता।
हाँ, तो विलय हुआ है स्वर है, केंद्रीय स्वर है, केंद्रीय स्वर है। तो अच्छा, कुछ उच्चारण में जब होता है, जब हम लोग वाक में होते हैं या बोली में होते हैं या वाचिक परंपरा में होते हैं, तब जो है वो हट जाता है और उसका अल्पघोष हो जाता है। वो हर जगह ये फॉलो करना पड़ता है उसको। ये लेकिन ये काम बहुत अच्छा हुआ है मणिमोहन जी ने जो भी किया है, और बहुत विस्तार से किया है, बहुत गंभीरता से किया है। अब हम लोगों को इसके लिए और भी जो चीजें हमें कमियां महसूस होती है या भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो कुछ भी उसमें और जोड़ा जा सकता है, मेरी दृष्टि में उदय जी ये है कि ये भाषा विज्ञान तो इन्होंने और इसमें बहुत सारी चीजें अध्ययन करके जोड़ दी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई और बड़े भाषा वैज्ञानिक को निमाड़ी का ये शब्द जो शब्द लिखा गया है, इससे एक बार जचवाना चाहिए, एक बार जांच होनी चाहिए, तो वो एक प्रामाणिकता के रूप में हमको एक मिल सकती है। पर जो विद्वान निमाड़ी नहीं जानता वो इसको कैसे जांचेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नियम तो सब उसके लगाए जाएंगे ना। निमाड़ी शब्दों को वो कैसे पढ़ पाएगा ये सही है या शुद्ध है या अशुद्ध है? या तो उनसे डायलॉग किया जाए, वार्तालाप किया जाए, एक निमाड़ी आदमी भी उसके सामने बैठे और उनको समझा करके उनसे पूछा जाए कि ये सही है या नहीं भाषा विज्ञान की दृष्टि से। ये काम किया जा सकता है, इसको थोड़ा धैर्य के साथ करें ताकि हम लोग प्रामाणिक भी हो सके। आपका क्या विचार है? हाँ हाँ, हो सकता है, आप जो कह रहे हो वो कोई बुरी बात नहीं है। यही कह रहा हूँ कि भाषा विज्ञानियों को हमारा जो निमाड़ी का भाषा विज्ञान है, वो जो कि भी हमने तैयार किया है, गंभीरता से सोचा समझा है, उसको हम एक पैनल के साथ में डिस्कस कर सकते हैं और उसमें एक भाषा वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर हो, कोई विद्वान व्यक्ति हो जिन्होंने भाषा पे बहुत गंभीरता से काम किया है, वे लोग इसको एक अपना समीक्षा करें, इसका मत दे, तो हम लोग और थोड़ा और विस्तार से कुछ कर सकते हैं, कुछ न कुछ निकल आ सकता है। हाँ हाँ, यह तो फिर भी रह जाती है। हाँ हाँ, ठीक कोई है। भी भाषा अच्छा भाई सुनो, भाई सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। हम इस पर भाई सुनो, हम इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। जो आप बता रहे हो ना बिंदु, इस पर चर्चा करेंगे। अभी की बात, क्योंकि सुनिए जरा, मेरी बात सुन लीजिए। अभी अपनी मेरा माइक बंद हो गया था तो मैं बात नहीं कर पाया था। ये जो अनुज जी ने अपनी उससे संबंधित जो उन्होंने बताया था, बठ और बठ एक शब्द बोला था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया था। और धड़कन का वो विलंबित उसकी बात कर रहे थे। तो शब्द रूप अपन ने पढ़े थे ना, शब्द रूप उसमें, तो ये शब्द रूप है, बठ और बठ शब्द रूप है। कैसे है कि जैसे आप धड़कन बोलेगा तो आप सिर्फ उसको अण लिखेंगे और विलंबित अ नहीं लगाएंगे, धड़कन। लेकिन धड़कना दिल धड़कना लग्यो, है ना, तो वहाँ विलंबित लगा गया उसको। अच्छा, उसी प्रकार बठ और बठ। नहीं, आपने चौरे जी आपने कहा था, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, भाई पूरी भी जान दो भाई प्लीज, वो उनकी क्वायरी को पूरी भी जान दो, क्योंकि वो विषय से जुड़ा हुआ है। बठ और बठ, एक बठ का मतलब होता है बैठो, एक बठ का मतलब होता है बैठो, और दूसरे बठ का मतलब होता है कि बैठ। अभी क्या है, जहां हम आदेशात्मक बात करते हैं बठ, तो हमने ठ को छोटा कर दिया। आप ध्वनि सुनिए, ध्वनि उसको सुनिए। आपने कहा बठ, तो ठ को आपने हलंत कर दिया, मतलब ध्वनि छोटी कर दिया आपने, तो वह विलंबित का सवाल नहीं है। लेकिन बठ, चल भाई बैठो, उठो, बठ, हमारा पास आई न बठ, तो हमने उसको विलंबित किया है ध्वनि में। तो जहां ध्वनि में विलंबित करेंगे वहां हम वो एस लगाएंगे
और जब हम ध्वनि में नहीं करेंगे तो वर्तनी में नहीं लाएंगे। तो वर्तनी और ध्वनि का तो जुड़ाव है, जहाँ वर्तनी के जो है ध्वनि के हिसाब से चलेगी। आज जैसे एक चौरे जी हाँ कि दादी का लको लगन बैठा बैठा सर्कल, हाँ यस, तो वहाँ बैठा में वो विलंबित आएगा आपका। वो इसलिए वो आपको पहले दिन एक सूत्र बताया था, एक महामंत्र बताया था कि जहां पर हिंदी में एकारांत होती है क्रिया, हिंदी में जहाँ एकारांत होती है निमाड़ी में वहां पर विलंबित अ लगाया जाता है। बैठा बैठा यानी बैठे बैठे, बैठे बैठे मतलब बैठा बैठा देखा मतलब बैठे बैठे, और आराम से बैठ मतलब आराम से बैठो। तो जब ओकारांत हो गई तो वहां पर वो नहीं लगेगा। यानी बहुत सारे उसके छोटे छोटे जो सूत्र हैं वो जब हमारा समय आया था वो अध्याय था तो बता दिया था वो, है ना। देखो मोकला शब्द पे बात हो रही थी। हाँ मोकला जैसे ना, मोकला ने आजाद करना, हाँ हाँ के गीत का संदर्भ देके हाँ लोरे ढोला, तो निवाड़ी में मोकला शब्द का देने के अर्थ में भी प्रयोग होता है कि इसको ये फलानी चीज मोकली दो, तो दे दो। नहीं थोड़ा कंफ्यूज हो गए भाई आप। मोकली दो, तो मोकल शब्द देना के लिए उपयोग नहीं किया। मोकली शब्द अधिक मात्रा में दो, यानी दिल खोल के दो। मोकल दो मतलब ज्यादा दो, उसको लंबी चौड़ी या फैली हुई चीज है वो मोकली। नहीं है आप ये चौधरी जी, आपका ये अर्थ ठीक है, लेकिन इनका अर्थ देने के अर्थ में होना चाहिए। देने वो बोले ना मोकल दो, नहीं वो खोल के दो, वो वो शब्द देने के लिए उपयोग में नहीं आया है। वो मोकल जहाँ आएगा ना वहाँ तो वो विस्तार से मतलब हो गया, वो अलग हो गया ना। अब देने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है ये सब। चलो बहुत अच्छी बात है, सब लोग मतलब आशीर्वाद दियो, बहुत बड़ी बात है। भाई आयल छे वसंत भाई, बहुत बड़ी बात है। और अभी भाई दो तीन काम करनु है आगे भी, अभी बहुत काम बाकी है। एक तो व्याकरण को काम छे चली रोज लंबो काम छो, अब व्याकरण को काम अभी शुरू होगा, क्योंकि ये सब सूत्रात्मक बातें फिक्स हो गई, बन गई, बात तय हो गई, तो अब व्याकरण में सरल रहेगा लिखने। बताइए, आपको देना चाहूंगा, आपने बहुत मेहनत की है। दूसरा अपन शब्दकोश पर भी बात कराएंगे भाई, तो आप सबका सहयोग चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ व्याकरण कंप्लीट कर लियो फिर शब्दकोश पे शुरू कराएंगे। जब तक मेरे पास समय, मैं आपको पूरा सब दूंगा। हाँ लंबा समय है और आपको सहायता तो लेना पड़ेगा। मैं बता दूं आप लोगों को जी, अभी मेरा दूरदर्शन से एक प्रोग्राम आने वाला है 5 बजे। जी अभी, अच्छा है ना, तो देख सकते हैं, नेपाल दूरदर्शन को देख के। हाँ 5 बजे काय चर्चा से विषय है वो शिल्प होते हैं ना, शिल्पों पर है, शिल्पों पर कला, शिल्प कला पर है। अच्छा नहीं, कला के मतलब कला के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा काम है आपका। तो अभी हम विदा लेते हैं आपसे, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन जुड़ाई रहेगा। अभी ये अध्ययन का सत्र समाप्त हुआ है, लेकिन प्रक्रिया चलती रहेगी। एक काम था थोड़ा संक्षिप्त में कर दिया, और बहुत से काम भी हैं, करते रहेंगे। सब लोगों का सहयोग बना रहे, सब लोग आप जुड़े रहो। बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई है। जी निश्चित रूप से। और बाकी अपन चलते रहेंगे 1 to 1 काम, कभी भी सलाह करते रहेंगे। तो आप सब लोगों को धन्यवाद। कर्मा जी, आपको बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमारे नाव पार लगाई। क्रायोजेनिक इंजन हमारो ही जाए, हम तो सैटेलाइट था, हमका कक्षा में छोड़ने वाला ही है। PSLV हरिकोटा से जो छोड़ा है उपग्रह में, बराबर।